हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज दिसंबर 4 को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, व्हाई इट हैज़ फेल्ड टू बिकम रियलिटी। इस आर्टिकल में हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में बात करेंगे, इसके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव को समझेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव को समझेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, क्या इश्यूज़ हैं, क्यों अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पूरा मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है वो है इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड पावर ऑफ बाय। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। इसमें स्पार्क प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है। स्पार्क प्रोजेक्ट आपके लिए प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, व्हाई इट हैज़ फेल्ड टू बिकम अ रियलिटी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 312 आर्टिकल के बारे में भी बातचीत की जाएगी, वो भी प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, एक्सप्लेन प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रिपेयर किया जाएगा। एडवांटेजेस की बात करेंगे, इश्यूज़ की बात करेंगे, क्या इशू आ रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करने में। शुरू करते हैं आर्टिकल। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये समझते हैं। During her inaugural address at the Supreme Court Constitution Day celebration, the President Draupadi Murmu called for an all India judicial service to recruit judges. She said it would help make the judiciary diverse by increasing representation from marginalized social group. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें प्रेसिडेंट गई हुई थी। उनकी स्पीच में उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। उसका मेन रीज़न उन्होंने क्या बताया, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स हैं उनको जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन होने की। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मिलने की। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप। ठीक है, जो जजेस होंगे वो मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप से भी आ सकेंगे अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टेब्लिश करते हैं तो ये उनका पॉइंट था। अब आगे शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। मेन चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज़ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। सबसे पहले तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्या है, ठीक, तो ये समझ लेते हैं। अंडर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक, आर्टिकल 312 कब लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 1976 में पास किया गया था, जिसके थ्रू आर्टिकल 312 लाया गया था, जिसमें क्या था, एम्पावर किया गया था पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो 312 आर्टिकल में क्लियरली पार्लियामेंट के पास पावर है क्या इस्टेब्लिश करने की, ऑल इंडिया सर्विसेज इस्टेब्लिश करने की। फॉर एग्जांपल IAS IPS ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज है। उसके साथ साथ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी इंक्लूडेड किया गया था। ठीक, तो कौन के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर आर्टिकल 312। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत है अगर हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनानी है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, ये भी आर्टिकल 312 में ही दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन जो है पास किया जाना ज़रूरी है, जिसमें जो रिजोल्यूशन होगा वो 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना चाहिए। इसका मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से ये रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, जिसमें लिखा होगा कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक, ये रिजोल्यूशन जब पास होगा उसके बाद पार्लियामेंट लॉ बना सकेगा, और जो लॉ बनाया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी से बनेगा। जैसे ऑर्डिनरी लॉ होते हैं उसी तरीके से लॉ बनाया जाएगा। लेकिन लॉ बनाने के पहले आपको एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, वो भी सिर्फ राज्यसभा पास कर सकता है, उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड
वोटिंग। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको पूछा जाए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत है राज्यसभा से, बिल्कुल है। रिजोल्यूशन कैसे पास होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। पार्लियामेंट से कैसे लॉ बनेगा? सिंपल मेजॉरिटी से होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी और रिजोल्यूशन वाया राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक, ये डिफरेंस प्लीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं गलती होने की संभावना है, ये प्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। इसमें भी यही है कि आर्टिकल 312 में दिया हुआ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया जा सकता है अलॉन्ग विद द अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज। हाउएवर आर्टिकल 312(2) states that all India judicial service cannot include any post inferior to that of district judges as defined in Article 236. आर्टिकल 312(2) में ये भी कहा गया है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से कोई भी ऐसी पोस्ट रिक्रूट नहीं किए जा सकती जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल से छोटी हो। डिस्ट्रिक्ट जज को 236 आर्टिकल में डिफाइन किया है। क्या क्या इंक्लूड होता है डिस्ट्रिक्ट जज में, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन एक बार रीड कर लेंगे। अ डिस्ट्रिक्ट जज कैन इंक्लूड अ सिटी सिविल कोर्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, तो ये जितनी भी पोस्ट है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज से रिक्रूट की जा सकती है, इससे इन्फीरियर पोस्ट नहीं की जा सकती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 236। ठीक, ये आपको याद रखना है ना, सॉरी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312(2). और डिस्ट्रिक्ट जज कहाँ दिया हुआ है? 236 आर्टिकल में दिया हुआ है। एसेंशियली द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सीक टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल स्टेट। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से? जैसे IAS IPS का रिक्रूटमेंट होता है, एक एग्ज़ाम होती है, कौन कंडक्ट कराता है? UPSC, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी कंडक्ट करा सकती है। ठीक, वो कंडक्ट कराती है, उसके बाद मेरिट के बेसिस पे कैडर डिसाइड होते हैं और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है IAS IPS को। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है, सेंट्रलाइज वे में रिक्रूटमेंट होता है। इसी तरीके से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर इस्टेब्लिश हो जाएगी तो सेंट्रलाइज हो जाएगा रिक्रूटमेंट। क्या किया जाएगा? UPSC टाइप की कोई बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, स्टैट्यूटरी हो सकती है, वो बॉडी रिक्रूट करेगी मेरिट के बेसिस पे, और फिर सारे स्टेट्स को वो जजेस होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर इन्हें रिक्रूटमेंट किया जाएगा और फिर उनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को ये जज सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, दे विल असाइन टू द स्टेट। ठीक, यही लिखा हुआ है। अब जानते हैं करंट सिलेक्शन सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ द करंट सिलेक्शन सिस्टम? आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस इट अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट। ठीक, पहली बात तो ये कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का अभी रिक्रूटमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। आर्टिकल 233 और 234 के अंदर इसमें डील किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंसर्न हाई कोर्ट सिंस हाई कोर्ट एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन होता है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होता है किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हाई कोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। SPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका रोल होता है। SPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसके बाद जो इंटरव्यू होंगे उसमें जजेस होंगे हाई कोर्ट के, पैनल ऑफ जजेस होंगे जो कि हाई कोर्ट से होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे इस प्रोसेस में, और इंटरव्यू होने के बाद फिर बच्चों का रिक्रूटमेंट होगा स्टेट में। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी करंट प्रोसेस हो रही है। ऑल जजेस ऑफ लोअर जुडिशरी अप टू लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आर सिलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाले जितने भी जजेस हैं वो सिंपल एक एग्ज़ाम होती है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उसमें उसको आप देना होता है और आप पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस
प्रपोज क्यों की गई। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज, सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखोगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कौन से आर्टिकल के अंदर इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट चीज़ क्या लिखोगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में 2-3 लाइनें लिखी जाएगी। द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज जुडिशियल सर्विस वॉज फर्स्ट डेलिबरेटेड इन लॉ कमीशन। ठीक, तो सबसे पहले ये आइडिया कब डिस्कस किया गया था, 1958 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, जिसका नाम था ऑन रिफॉर्म्स ऑन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज जुडिशरी सर्विसेज इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। इट वाज टू एंश्योर एन एफिशिएंट सबऑर्डिनेट जुडिशरी। क्यों किया गया था ये चर्चा, ताकि जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी हो वो एफिशिएंट हो, और बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशू को एड्रेस करने के लिए किया गया था। फॉर एग्जांपल एज वेरिंग पे, रिन्यूमरेशन अक्रॉस द स्टेट, फिलिंग वैकेंसीज फास्टर एंड इंश्योरिंग स्टैंडर्ड ट्रेनिंग नेशन वाइड। ठीक है, तो ये 2-3 स्ट्रक्चरल इशूज थे। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो जाती है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेमेंट स्ट्रक्चर था, वो नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो वैकेंसीज़ है वो बहुत जल्दी फटाफट जो है क्या की जा सकेगी, फिल की जा सकेगी। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक नेशन वाइड ट्रेनिंग होगी, एक कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर इन सारे जजेस की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि यही जज आगे चल के जुडिशरी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं, इसलिए कॉमन ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ थे। इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले जो है 1958 में ये जुडिशरी, ऑल इंडिया जुडिशरी की, जुडिशियल सर्विसेज की बातचीत की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सच एज यूपीएससी टू कंडक्ट अ स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज एग्जाम टू रिक्रूट एंड ट्रेन जजेस एज वाज डिस्कस्ड। द आइडिया वाज प्रपोज्ड अगेन इन लॉ कमीशन रिपोर्ट इन 1978। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कब हुआ, 1978 में। 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस इन इट्स 15 रिपोर्ट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड ऑल्सो प्रिपेयर ड्राफ्ट बिल। ठीक है, तो 2015 में सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल गई थी, और सरकार भी चाहती थी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इस्टेब्लिश की जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या व्यू था, ये समझने की भी ज़रूरत है। इन 1992 सुप्रीम कोर्ट इन ऑल जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द सेंटर टू सेट up an all India judicial service. However, in 1993 review of judgment, the court left the center at liberty to take initiative on these issues. ठीक है, तो 1992 के एक जजमेंट में सेंटर को जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशरी आप इस्टेब्लिश, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आप इस्टेब्लिश कीजिए। और उसके बाद 1993 में जो रिव्यू जजमेंट था, उसने कहा कि केंद्र जो है अपनी इच्छा से इन सारी चीज़ों पे अपनी इनिशिएटिव ले सकती है, उन्हें कोई डायरेक्टिव नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं हमारे मेंस के क्वेश्चन की, एक्सप्लेन प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो बेसिकली क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस को देखेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के, क्या क्या इश्यूज़ हैं, अभी तक के ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश क्यों नहीं की गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, क्या इश्यूज़ हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस से शुरू करते हैं, प्रॉस से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस क्या है, हमने स्ट्रक्चरल इशू में देखा था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो वैकेंसी बहुत तेज़ी से भरा जा सकता है। हर साल पेपर होंगे और एक स्ट्रक्चर मैनर में वैकेंसीज़ को भरा जा सकेगा। अगर आपको पता हो स्टेट पीसीएस का हाल कि 1 साल में पेपर हो रहा है और 5 साल बाद रिज़ल्ट आ रहा है, तो वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और ये बेसिकली एक सॉल्यूशन की तरह उभर कर आया है। ठीक, अगर हम वैकेंसीज तेज़ी से भरते हैं तो जजेस टू पॉपुलेशन जो रेशियो होगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इट हेल्प टू एड्रेस द जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया। अगर हम अभी की बात करें रीसेंट डेटा की, तो 20 जजेस पर मिलियन अकॉर्डिंग टू सैंक्शन स्ट्रेंथ है इंडिया में। सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इसका मतलब अगर वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो ये जो नंबर है ये और भी कम होगा। हर मिलियन पॉपुलेशन में केवल 20 जजेस हैं इंडिया में। यूएस की बात करो, यूके की बात करें, यूएस में 107 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन में, और यूके में 51 है। चलिए छोड़िए, इतना तो दूर की बात है। अगर हम 20 जजेस
पर मिलियन भी कर पाएँ जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, क्योंकि वैकेंसीज़ कितनी ज़्यादा है, 50% वैकेंसीज़ तो हाई कोर्ट में है, ठीक है, और नीचे के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, है ना। 33% वैकेंसीज़ ऑलमोस्ट सबऑर्डिनेट लेवल पर है। अगर ये वैकेंसी पूरी फुलफिल हो गई तो ये जो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो है एटलीस्ट 20 जजेस पर मिलियन आ पाएगा, ठीक। और जो पेंडेंसी होगी वो रिड्यूस हो पाएगी। नेक्स्ट क्या है, हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है। जैसे इस यूपीएससी के थ्रू आप देखते हैं हर वर्ग का जो है क्या देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग, और गरीब से गरीब और प्रिविलेज से प्रिविलेज लोगों को सिमिलर एग्ज़ाम देनी होती है। रिजर्वेशन भी दिया जाता है लोगों को, जिससे मार्जिनलाइज सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस से बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में डिस्क्रिप्शन होता है, हो सकता है कि वहाँ पर पार्शलिटी हो जाए। ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज रहेगी तो जो पार्शलिटी होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक। तो मार्जिनलाइज सेक्शन की बात की जा रही है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो सकेगा, और यही बात हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा भी कही गई थी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अट्रैक्टिंग टैलेंट पूल, ठीक है। जो भी टैलेंट पूल होगा, है ना, एकदम रॉ क्रूड जो टैलेंट है इंडिया का, वो जो है अट्रैक्ट किया जा सकेगा डिस्ट्रिक्ट जज लेवल से, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। इससे अगर आप देखोगे तो जो जजमेंट है उनकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। अगर अच्छे लोग आएंगे जुडिशरी में तो जो जजमेंट दिए जाएंगे उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो 12th के बाद कितने लोग हार्डली क्लैट करते हैं, अभी तो फिर भी बच्चे क्लैट देने लगे हैं, वरना एक ज़माना था हमारे टाइम पे आईआईटी के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। आईआईटी नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को, है ना, बोलना चाहिए कि सोसाइटी से अलग कर दिया गया है, सोशल बायकॉट कर दिया गया है आपके पीयर्स के द्वारा, आपको ऐसा फील होता था। इसलिए उस प्रेशर में आपको आईआईटी की एग्ज़ाम देनी ही होती थी, करना ही होता था, आपसे बने या ना बने। तो अब देखेंगे तो क्लैट की तरफ लोग जा रहे हैं, और भी अन्य अन्य जो है स्ट्रीम है जहाँ पर लोग जाने लगे हैं। इसलिए अगर हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस करते हैं तो अच्छा खासा टैलेंट भी जो है क्लैट के थ्रू जो है लॉयर और जजेस बनना चाहेगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसके लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी, ठीक है, ताकि बच्चे जो है अलग अलग फील्ड में जा सकें, जहाँ उनका इंटरेस्ट है वहाँ जा सकें। पीयर प्रेशर के कारण किसी एक स्ट्रीम में अननेसेसरली जो उनका फोटे भी नहीं है, जहाँ वो एक्सेल नहीं कर सकते, वहाँ पर उन्हें जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्प करेगी बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी, एजुकेशन रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बॉटम अप अप्रोच, हेल्प टू रिड्यूस करप्शन नेपोटिज्म इन हायर कोर्ट्स, ठीक है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कहीं करप्शन है तो जुडिशरी में है, ठीक है। हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। जुडिशरी में बहुत ज़्यादा करप्शन है। आप ऊपर भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम है, वहाँ पर भी देखेंगे तो नेपोटिज्म बहुत है, ठीक है। इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ थे, आज कौन है, चंद्रचूड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उस लायक नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं परिवारवाद, नेपोटिज्म और करप्शन देखने को मिलता है हायर कोर्ट्स में। अगर नीचे से डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर एक एग्ज़ाम हो जाए और उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट हो, तो बहुत सारे लोगों का जो रिक्रूटमेंट होगा सिर्फ मेरिट बेसिस पे होगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं तो उसके बाद ही वो हाई कोर्ट और उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे, और ये बहुत बेहतर होगा हमारी जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इश्यूज़ के बारे में। जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इस्टेब्लिश की जाती है तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, लैंग्वेज बैरियर का, ठीक। तो लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं। लोअर कोर्ट्स में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो क्या होती है, लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इस ऐसे में आपका मद्रास में जो है ट्रांसफ़र हो गया, है ना, या फिर चेन्नई में आपका ट्रांसफ़र हो गया, अब वहाँ पर तमिल यूज़ कर रहे हैं, आपको आती नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा बैरियर है, और ये फिर क्या करेगा, लोकल लोगों को जस्टिस से बाहर करेगा, जुडिशियल सिस्टम से बाहर करेगा, एक्सक्लूशनरी प्रोसेस का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा बैरियर है लोकल लैंग्वेज बैरियर, ये सबसे बड़ा इशू है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश करने में। बहुत सारे लोग इसका काउंटर भी देते हैं, है ना। सिमिलरली
आप ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, आईएएस आईपीएस की, तो वो ये लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने में सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, तो लोग जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जांपल देते हैं और कहते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और ये काउंटर आप यहाँ पर दे भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस शैल नॉट इंक्लूड पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड देयरफॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी फॉर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर भी चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे के जजेस का रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होगी उनका अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है, कॉन्स्टिट्यूशन को पहले चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वुड लीड टू एन इरोजन ऑफ कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी विच माइट अफेक्ट द जुडिशरी इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमने अभी ये भी बात की थी, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे। सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है। और फिर इनका हाई कोर्ट में जाना भी कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि कैसे लोगों को हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जाए, सिलेक्ट किया जाए। तो उसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल इंडिया सर्विसेज एग्ज़ाम कर देते हैं तो ये बेसिकली हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो क्या दिख रही है, इरोड होते हुए दिख रही है। और इसी कारण से हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रपोज़ल के, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस प्रपोज़ल के अगेंस्ट में है। वो अपनी प्रोसेस में रिफॉर्म करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो एक नई प्रोसेस बनाना नहीं चाहते ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के अभी तक अगेंस्ट में, और यही रीज़न है कि अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं की गई है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेट प्रेरोगेटिव अगेंस्ट फेडरलिज्म। स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई ये हमारे अंदर आता है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी हमारे अंदर आती है, तो फिर जो है अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाते हैं तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट अभी भी ऑन बोर्ड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ऑन बोर्ड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लिमिटेशंस हो जाएंगे, इश्यूज़ हो जाएंगे। होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं। ये हमारा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाई। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्पार्क प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो आर्टिकल है अगर आप चाहें इसे रीड करना तो सिर्फ इतना रीड कर लें, स्पार्क प्रोजेक्ट क्या है, इतना भी सफिशिएंट होगा। बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल हम पूरा डिस्कस करेंगे, बिल्टअप करेंगे और फिर स्पार्क प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल शुरू करते हैं। ग्लोबली 1.3 बिलियन पीपल लिव विथ सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। लगभग 1.3 बिलियन लोग जो है कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, और 1.3 बिलियन लगभग किसकी पॉपुलेशन के बराबर हो गया, इंडिया की एंटायर पॉपुलेशन के बराबर। मतलब इंडिया जितनी पॉपुलेशन है उतने लोग पूरी दुनिया में डिसेबल हैं, कुछ ना किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी उन्हें फेस करनी पड़ रही है। ऑफ देम 80% लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, 1.3 बिलियन में 80% डेवलपिंग में है और पुअर कंट्रीज़ में है, और जो 20% लोग हैं वो कहाँ पर हैं, डेवलप्ड में। ठीक, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका मतलब उनकी जो वनरेबिलिटीज़ होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉर्मल लोगों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, तो डिसेबल लोगों के लिए कैसे हो सकती है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए, उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए गए हैं कि उनको इंक्लूड किया जाए। तो बेसिकली डिसेबिलिटी वाले पीपल को नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जाता जिससे उनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम किया जा सके, खासकर पुअर कंट्रीज़ में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलप कंट्रीज़ में सारे लोगों का ध्यान रखा जाता है, उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए वो सारी चीज़ें आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्दर 70% ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज़। अगर हम बात करें इसमें भी टोटल में 70% रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो ये भी सेम चीज़ हो जाएगी, वनरेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। 70% रूरल एरिया में नॉर्मल लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, उनके इंक्लूजन के लिए नहीं किया जा पा रहा है ना, जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं। और उसमें भी अगर आप डिसेबल हो
तो आप सोचो कि आपकी वनरेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी वैसे ही नहीं थी, अब आप डिसेबल हो जाते हैं तो आपको पूरी तरीके से इकॉनमी मेन स्ट्रीम से, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर होना पड़ता है, इवन समाज से भी आपको बाहर होना पड़ता है। आपको एज अ चैरिटी की तरह लोग देखते हैं, है ना, बेचारा है, गरीब है ना, बेचारा चल नहीं पा रहा है, इस तरीके की चीज़ें कही जाती है। लोग आपके प्रति सिंपैथी तो रखते हैं लेकिन आपको एम्पावर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। Current system are designed for person without disabilities and end up being exclusionary to people with disabilities। जो करंट सिस्टम है वो किन के लिए बनाया गया है? जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं, और इसी कारण से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो करंट सिस्टम में पार्ट नहीं ले पाते हैं, रिजल्टिंग इन एक्सपीरियंसिंग हाई इंस्टेंसेस ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, इनफॉर्मेलिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसके कारण पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एजुकेशन में एक्सेस नहीं हो पा रहा है, उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब्स नहीं मिल पा रही है, और अगेन पॉवर्टी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है किन के साथ? पीपल विथ डिसेबिलिटी के साथ। नेक्स्ट है अ केस फॉर इंक्लूजन। तो केस फॉर इंक्लूजन में देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। अगर हम पीपल विद डिसेबिलिटी को पूरी तरीके से इंक्लूड कर पाते हैं, इकॉनमी में मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ओवरऑल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी 3 से 7% बढ़ने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये चीज़ नहीं होती है, 307% जो है जीडीपी का नुकसान होगा, तो ये इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, इसलिए इन्हें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डायमेंशन। ठीक, राइट बेस्ड अप्रोच की बात करेंगे तो इनका राइट भी उतना ही है जितना बाकी लोगों का है। इसका मतलब क्या है? अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, है ना, इन्हें भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों को है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। जीना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, डिग्निटी के साथ जीना ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ों का वायलेशन हो रहा है अगर इन्हें एक्सेसिबिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, इन्हें पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं किया जा रहा है, इनका इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं किया जा रहा है, इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा रही है। 15-16 आर्टिकल का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर राइट बेस्ड अप्रोच की बात करें, अगर पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आर्टिकल 21, 15, 16 का वायलेशन हो रहा है अगर इन्हें एक्सक्लूड किया जाता है तो। ठीक, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो कन्वेंशन है इसका भी वायलेशन है, इसलिए इन्हें इंक्लूड किया जाना चाहिए सारी प्रोसेस में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल डायमेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेटर चैलेंजेस इन रूरल एरिया। ठीक है, तो केस की बात की है शुरू में, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन दिया है कि भाई पॉलिटिकली भी करना है क्योंकि वो उनका राइट है, इकोनॉमिक करेंगे तो उसमें पैसे में कितना बेनिफिट होगा, कितने % जीडीपी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं इंक्लूजन के वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? रूरल एरिया में, क्योंकि हमने बात की थी 70% कहाँ पर हैं? रूरल एरिया में रहते हैं पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, तो ज़्यादा चैलेंजेस वहीं पर हैं, वनरेबिलिटीज़ ज़्यादा वहाँ पर है। In India, the central and state government have various scheme for person with disabilities and unique ID for person with disabilities card established as a part of Right of Person with Disability Act। ठीक है, तो Right of Person with Disability Act 2016 में पास किया गया था। इस एक्ट के अंदर जो है एक यूनिक आईडी बनाई गई थी, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ कार्ड डेवलप किया गया था सभी पर्सन को, ताकि जो है उनको क्या किया जा सके? ट्रैक किया जा सके, उनको देखा जा सके, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, है ना, उनको सारी सुविधाएं इसी के थ्रू दी जा सके, उनकी पॉपुलेशन जो है एस्टिमेट करना आसान हो। ये सारे बेनिफिट के लिए यूडीआईडी बनाया गया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द फर्स्ट स्टेप टू इज़ अवेयरनेस टू एंश्योर लास्ट मिल कनेक्टिविटी ऑफ द बेनिफिट इनोमरेटेड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ बाय द गवर्नमेंट। अगर आप पहली स्टेप देखें इन्हें एम्पावर करने की, तो वो सारी स्कीम जो इनके लिए चलाई जा रही है, सबसे पहले तो उनकी अवेयरनेस पहुंचाना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर्स हु कैन एडवोकेट फॉर दिस एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल पर जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी चाहिए, ताकि वो
एकदम ग्रास रूट लेवल पर ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकें और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें इन सारी स्कीम्स का पता चल सके। जब तक ये स्कीम एकदम ग्राउंड लेवल तक लोगों को पता नहीं चलेगी, जो दिव्यांगन हैं उनको अगर ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती है तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो सबसे पहली स्टेप तो अवेयरनेस हो जाएगी। दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज़ वेयर द पर्सन विद डिसेबिलिटी टेंड टू फेस ग्रेटर चैलेंजेस व्हेन कंपेयर टू देयर अर्बन पार्ट इवन विथ इवन मोर लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो रूरल एरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूरल एरिया में एजुकेशन और ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती है ना। मैंने ये बात की थी, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो और एक्सक्लूडेड हैं सोसाइटी में, तो उन्हें तो और सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। साथ ही में देखेंगे अगर रूरल एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में मेन लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयड रहते हैं। तो एग्रीकल्चर करना इतना आसान नहीं है। पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए लेबोरियस काम है, उन्हें दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, लेकिन रूरल एरिया में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो रूरल एरिया में वनरेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा होती है। और अगर आने वाले टाइम की बात करें तो रूरल एरिया की वनरेबिलिटी और बढ़नी है। क्लाइमेट चेंज के कारण फूड सिक्योरिटी इशू होना है, वाटर स्कैरसिटी होनी है, क्लीन वाटर नहीं मिलना है, हीट वेव, फ्लड, ये सारी चीज़ें भी किसको फेस करना होगा, रूरल के लोगों को ज़्यादा फेस करना होगा। इनकी वनरेबिलिटीज़ ज़्यादा होगी और उसमें अगर आप पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में आते हैं तो आप और वनरेबल हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए अगर हमें शुरुआत करनी है तो क्या करना होगा, बॉटम अप अप्रोच जो है लानी होगी, जिसमें डिसेबल लोगों को इंक्लूजन प्रोसेस में इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अ बॉटम अप अप्रोच टू डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज क्रूशियल टू बिल्ड प्रोडक्टिव पाथवे आउट ऑफ पॉवर्टी एंड एंश्योर दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज एज एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड द इकॉनमी। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है, नीचे से लोगों को अवेयर करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि जो है उन्हें सोसाइटी में इंक्लूड किया जा सके, इकॉनमी में इंक्लूड किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा। नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी जो है बहुत बड़ा रोल इसमें अदा कर सकता है, स्पेशली इन प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट। इन एडिशन टू द रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, एक्सपीरियंस शो दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ कंपनीज टू हायर एंड रिटेन वर्कर्स विद डिसेबिलिटीज़। Additionally, engagement of employer federation, including those representing small and medium-sized enterprises, as well as with trade union, has shown great potential to promote the employment of PWD. ठीक है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेजमेंट करनी होगी, ट्रेड यूनियंस के साथ, जो एम्प्लॉयर फेडरेशन है उनसे बातचीत करनी होगी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ना। लीगल फ्रेमवर्क तो बनाया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा जॉब जो है क्रिएट कर सकता है, किन के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए। और अगर ऐसा होता है तो लोगों को जॉब मिलेगी, पॉवर्टी साइकिल से, विशियस साइकिल से बाहर आएंगे और उनकी लाइफ बेहतर होगी। और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी जब इकॉनमी आपकी स्थिति अच्छी होती है तो समाज में आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है। अब बात करते हैं स्पार्क प्रोजेक्ट, जो कि मेन आर्टिकल है। स्पार्क प्रोजेक्ट क्या है, द ILO इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विथ वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र आर इम्प्लीमेंटिंग द स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिकली ILO के द्वारा प्लस IFAD प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये तीनों लोग मिल कर के क्या कर रहे हैं, स्पार्क प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्पार्क का फुल फॉर्म क्या है, स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। थ्रू दिस प्रोजेक्ट अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी वर पुट इन लीड, बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम द विलेज एंड ट्रेंड एज अ डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर। क्या किया जाएगा, सबसे पहले गांव में एक पर्सन जो कि डिसेबल है उनको जो है क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनकी ट्रेनिंग होगी। द DIF एंगेज विद द कम्युनिटी, पर्सन विद disability, caregiver of a person with disability, women from self-help group and other stakeholder to raise awareness about disability inclusion and barrier to inclusion। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिसेबल लोगों को ही एम्पावर कर रहे हैं। एक लीडर को चुना जाएगा जो कि डिसेबल हैं और फिर वो क्या करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे किन लोगों के बीच में, जो बाकी समाज के लोग हैं उनके बीच में, जो बाकी लोग हैं फॉर एग्जांपल वुमेन्स होंगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उनके साथ एंगेजमेंट करेंगे। ठीक है, केयर गिवर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो केयर गिवर पर्सन होंगे जो डिसेबल पर्सन को केयर देते हैं, उनके साथ बातचीत की जाएगी। जितने भी कम्युनिटी लीडर हैं उनसे एंगेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके ताकि डिसेबिलिटी इंक्लूजन और बैरियर टू इंक्लूजन जितनी सारी चीज़ें हैं
उनको कम किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो कौन कर रहा है, जो डिसेबल पर्सन होंगे किसी भी एक गांव में। ठीक है, तो उनको ट्रेन करके उनको कहा जा रहा है कि वो ये अवेयरनेस बढ़ाएं। The DIF identify women with disability and mainstream them in existing self-help group for social and economic development where these women have been able to access fund to start an enterprise। जो DIF है वो महिलाओं को आइडेंटिफाई करेंगे, जो डिसेबल महिलाएं हैं उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप में एब्जॉर्व किया जाएगा और उनको भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो बाकी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में दी जा रही है। स्पार्क प्रोजेक्ट हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग एन एटीट्यूडनल शिफ्ट टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ राइट फ्रॉम सोसाइटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ठीक है, जो स्पार्क प्रोजेक्ट है वो एटीट्यूडनल शिफ्ट करने में, जो बिहेवियर चेंज है उसको करने में समर्थ होता दिख रहा है। किस लिए चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, कहाँ से चेंज हो रहा है, टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ राइट फ्रॉम द सोसाइटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। नीचे से सामाजिक लेवल से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक एटीट्यूडनल चेंज करने में ये काफ़ी सहायक प्रोग्राम हमें दिखाई दे रहा है। द गोल ऑफ जस्टिस cannot be achieved without the inclusion of person with disability in all sphere of development, starting with rural areas and rural resilience. Evidence shows a bidirectional link to poverty, nutrition and hunger, and as a consequence there needs to be more inclusive opportunity and employment in rural area. Given the historic marginalization of a person with disability and the backsliding of the progress on the sustainable development goal, a fundamental shift in commitment, solidarity, financing and action is critical. ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस का गोल तब तक के पॉसिबल नहीं है जब तक के पर्सन विद डिसेबिलिटी को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा सकता। अगर हम पॉवर्टी ख़त्म करना चाहते हैं, न्यूट्रिशनल इशू ख़त्म करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी पे स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, और ताकि जो सोसाइटी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है ताकि वो उसमें आ सके और बेहतर जो है अपना जीवन जी सके। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई।